गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य अभी कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। तो सिक्किम इसे अभी पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वहां लगभग सभी लोग पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। ये उपलब्धि उल्लास योजना के तहत मिली है। मतलब अब सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य मतलब ऐसा राज्य जहां लगभग हर व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है। अगर ये 5वां राज्य है तो इससे पहले 4 राज्य कौन से बन चुके हैं। पहला बना था मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और अब बन गया सिक्किम। उल्लास योजना की बात करें, उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा। यह योजना शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य है बड़ों को पढ़ना लिखना सिखाना, लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए शिक्षित बनाना, जीवन भर सीखने की आदत बढ़ाना और कौशल विकास करना। और ये योजना याद रखना खास तौर पे 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। मतलब जो भी 15 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनको पढ़ना लिखना जो बेसिक जो एजुकेशन है वो दी जाती है। ठीक है, तो अभी तो क्या याद रखना है कि उल्लास योजना के तहत भारत का अभी 5वां पूर्णतः या पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया, तो सिक्किम बन गया है। अब सिक्किम में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल गंगटोक हो गई, मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग कहते हैं, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। तो हमने पढ़ा था सिक्किम ये देश का पहला राज्य बना जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना को शुरू किया। नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना यहाँ शुरू हुई थी। सिक्किम के 2 प्रोडक्ट हैं, मतलब वाद्य यंत्र हैं, जिनको जीआई टैग मिला था। ये लेप्चा वाद्य यंत्र कहे जाते हैं। एक है तुंग बुक, ये 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, और पुनतोंग पलित बांस से बनी हुई बांसुरी है। और पाक्योंग हवाई अड्डा ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। इसका नाम अभी बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा किया गया। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग जिले में ही हुआ था। उसके अलावा भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन हिम सेतु नाम से एक बचाव अभियान चलाया था। कहाँ पर? उत्तरी सिक्किम में। और देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य सिक्किम है। यूनेस्को और सिक्किम सरकार मिलकर एक खास तरह के पुराने पुलों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें रू सोवम या बेत का पुल कहा जाता है। ये पुल मुख्य रूप से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। इन्हें लेप्चा समुदाय के जो लोग होते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब कारण से सिक्किम अभी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा असम। तो अभी असम विधानसभा ने अभी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले कानून को पास कर दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य में शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो मामले होंगे उनमें सभी लोगों के लिए लगभग एक जैसा नियम लागू होगा। हालांकि जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय हैं और उनकी जो पारंपरिक जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको इससे छूट दी गई है। तो इस तरह से आप कहोगे पूर्वोत्तर भारत का तो ये पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं और गोवा में तो स्वतंत्रता से पहले ही ये लागू है। तो यूसीसी का मतलब आप समझते हैं। मतलब अगर यूसीसी लागू नहीं है तो उस जगह क्या होता है, कई जो सिविल मामले होते हैं उनमें अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने नियम के अनुसार कानून लगाते हैं। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इनके जो विवाह होते हैं, विरासत के जो कानून होते हैं, इनके अलग अलग धर्मों में अलग अलग होते हैं। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सबके लिए भैया सेम नियम होंगे। तो यूसीसी को लागू करने का उद्देश्य यही है, शादी के नियम सबके लिए समान होंगे, तलाक के नियम सबके लिए समान होंगे, संपत्ति और विरासत में सबके लिए बराबरी होगी, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलेंगे। यही इसको लागू करने का उद्देश्य होता है। अगर एक लाइन में बात करें तो एक देश सभी नागरिकों के लिए समान पारिवारिक कानून, ये इसका मतलब होगी। ठीक है, अब ये इसको लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है असम। तो आपको ले चलते हैं असम में। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई। ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्किड, फल है काजी नींबू।
यहाँ का लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहारों में बात करें, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। अभी असम का जो लेटेस्ट 7वां नेशनल पार्क बना था वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इससे पहले कौन कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर यह बना है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हम यहाँ से कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था गुवाहाटी में। और डोल जात्रा त्योहार मनाया गया असम में। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया था। और ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा है। भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस ये बनाया जाएगा। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो नेशनल वाटरवेज 2 है वहीं पर। और असम के अभी जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है कार्बी आंगलोंग अदरक, इसका पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया था, वो भी कहाँ पे? लंदन में। 94 नंबर के अभी जो हमारे ग्रैंड मास्टर बने थे, शतरंज ग्रैंड मास्टर, वो मयंक चक्रवर्ती हैं, असम से बिलोंग करते हैं और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं वो। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं चिराग पासवान, उन्होंने असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उसके अलावा अभी लोअर कोपिली परियोजना असम में कोपिली नदी पर बनी है। 120 मेगावाट की ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो परियोजना है। और अभी जो ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 दिया गया था किस भारतीय को? डॉक्टर अतानुनाथ, असम से बिलोंग करते हैं। और इस ब्रेक थ्रू प्राइज को याद रखना ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। सुवारी महोत्सव यहाँ मनाया गया था। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, लेकिन निधन हो गया। भारत ने पहली बार गांगेज सॉफ्ट शेल टर्टल यानी कि गंगा सॉफ्ट शेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में छोड़ दिया। अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक शाखा की शुरुआत की है। ठीक है, तो इन सब कारण से असम अभी न्यूज में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा, जिसे पिंक सिटी रनर पहल भी कहा जाता है, कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा इसका सिक्किम में। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी राष्ट्रपति, इन्होंने सिक्किम के गंगटोक में महिलाओं के लिए खास आमा दीदी बहिनी बस सेवा को शुरू किया। इसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है। तो इसे शुरू करने का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा देना। तो मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक महिला विशेष बस सेवा है। इसमें बस ड्राइवर से लेके जो भी पूरा स्टाफ होगा बस में, वो सब महिलाएं ही होंगी। यह बस रणीमूल से सचिवालय तक लगभग 12 किलोमीटर तक चलेगी। महिलाओं के लिए इसमें किराया मात्र 25 रुपये रखा गया है। बस में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी? सीसीटीवी कैमरे होंगे सुरक्षा के लिए, एयर कंडीशनिंग ये बस है, मतलब आरामदायक सफर आपको मिलेगा, एसी वगैरह मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब सुविधा आपको मिलेगी। तो ये योजना क्यों महत्वपूर्ण है? कई महिलाएं और छात्राएं भीड़ भाड़ वाली बसों में असुरक्षित महसूस करती है, वो तो हर जगह की कहानी है। तो इस नई सेवा में क्या होगा? महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, नौकरी, पढ़ाई या अन्य कामों के लिए आसानी से वो यात्रा कर पाएंगी, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गई। मेन जो आपको बात याद रखनी है, आपको समझ में आ गया क्या है ये आमा दीदी बहिनी बस सेवा, कहाँ पर शुरू हुई, इतना याद रखना। सिक्किम में गंगटोक से इसको शुरू किया अभी हमारी राष्ट्रपति जी ने। सिक्किम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग वाले प्रश्न में ही बता दिया। बाकी एक काम करता हूँ, योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ योजनाएं जो भी लेटेस्ट न्यूज में रही वो आपको याद हो तो दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी उड़ीसा ने शुरू की थी। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना शुरू की। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, प्री एग्जाम पास कर लोगे, मेंस पास कर लोगे तो पैसे मिलेंगे। अभी तो प्री भी मेंस से कठिन बना दिया है इस बार का। तो बाकी तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक नई योजना शुरू की। और स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की। हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे।
पंजाब ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की। असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम को शुरू किया। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू हुई। रहा वीर योजना लागू करने वाला दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी बना, जबकि पहला राज्य इसको शुरू करने वाला मध्य प्रदेश है। और होम स्टे योजना भी राजस्थान ने शुरू की थी। ठीक है, तो ये कुछ लेटेस्ट योजनाएं हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा स्ट्रोक। तो आपको याद है, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अभी 79 नंबर की बैठक हुई थी 18 से लेकर 23 मई तक। कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना, एक साझा जिम्मेदारी, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी बैठक में क्या हुआ? यहीं पर पहली बार स्ट्रोक को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती माना गया। मतलब इसमें देशों से कहा गया कि वे स्ट्रोक को बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माने और इसके लिए मजबूत नीतियां बनाए। स्ट्रोक क्या होता है भैया? तो स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक खून पहुंचना बंद हो जाता है, और ये दो कारणों से हो सकता है। या तो रक्त नली में रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज, या फिर रक्त नली फट जाए, ब्लीडिंग हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा होने पर जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन या खून नहीं पहुंचता तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती है। इसीलिए स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर तुरंत इसमें व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता तो शरीर का कोई हिस्सा या तो काम करना परमानेंट बंद कर देता है, उसे बोलने में या याददाश्त में समस्या होने लगती है, जिससे स्थायी विकलांगता आ सकती है या मृत्यु तक हो सकती है। अब यहाँ पे देशों से क्या कहा गया कि लोगों को स्ट्रोक से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाएं, समय पर इलाज की व्यवस्था करें, मरीजों के पुनर्वास रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दें, और खासकर गरीब और विकासशील देशों में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कदम महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा, स्ट्रोक के कई कारण हैं, जैसे हाई बीपी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, धूम्रपान, तंबाकू, मोटापा, व्यायाम की कमी, अस्वस्थ भोजन, शराब का अधिक सेवन, वायु प्रदूषण। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे ये हो सकता है। मतलब एक लाइन में अगर मोटा माटी बोलूं तो लाइफ स्टाइल खराब होना ही इसका मुख्य कारण है, और इनमें से अधिकतर कारण तो अच्छी जीवन शैली से कंट्रोल किए जा सकते हैं। वही लाइफ स्टाइल की बात हो गई। ठीक है। अच्छा, WHO की अगर बात कर ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और हेड है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? तो सही उत्तर होगा स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम अभी घोषित कर दी गई है, थीम बता दी गई है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसका मतलब है कि योग के माध्यम से बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। और इस साल हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना जो 2026 का है, वो मुख्य उसका जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ पर होगा? कोलकाता में। और जो हमारे आयुष मंत्री हैं प्रताप राव सिंह यादव, उन्होंने अभी खजुराहो में योग महोत्सव कार्यक्रम में ये घोषणा की है। तो योग महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? मतलब एक तरह से 25 दिन पहले ये काउंटडाउन की तरह है जो शुरू हो चुका है। कई तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे। तो कहाँ पर शुरू हुआ? खजुराहो में। आपको बता दूं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। पहली बार मनाया गया था 2015 में। और अभी योग संगम पोर्टल को फिर से शुरू किया गया ताकि आसानी से जो लोग हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकें। योग पार्क पोर्टल को लॉन्च किया गया जिससे राज्यों और संस्थानों में योग के लिए विशेष स्थान बनाए जा सके। अच्छा, योग से एक पॉइंट मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 होगा पहली बार। अभी जून के महीने में होगा, लेकिन कहाँ पर? अहमदाबाद में। और उसके लिए मैस्कॉट एक शेर है मैस्कॉट के रूप में, उसको नाम दिया है वीर। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव की स्टडी के लिए भी गठित हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को। तो अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ी कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या जांचेगी? ये जांच करेगी कि देश के अलग अलग इलाकों में आबादी यानी कि पॉपुलेशन में अचानक या असामान्य बदलाव क्यों हो रहा है। इसका मुख्य फोकस अवैध घुसपैठ
इलीगल इमिग्रेशन और उससे होने वाले जनसंख्या बदलाव पर रहेगा। इस कमेटी का अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को बनाया गया है। तो ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी पूरे देश की जनसंख्या डेटा का अध्ययन करेगी और पता लगाएगी कि किन इलाकों में आबादी असामान्य तरीके से बढ़ी है। जांच करेगी कि क्या इसकी वजह अवैध घुसपैठ है। धार्मिक और सामाजिक समुदायों के आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाएगा। सरकार को समाधान और नीतियों का ये सुझाव देगी। आपको ये भी बता दूं कि 2024 में पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में बताया गया था कि 1950 से 2015 के बीच में हिंदू आबादी का प्रतिशत घटा है, जबकि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। और सरकार और कुछ विशेषज्ञ इसे गंभीर जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक बदलाव मानते हैं। और इसका मुख्य कारण बताया गया अवैध घुसपैठ, जो बांग्लादेश वगैरह से जो मुस्लिम हैं वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कमेटी का क्या काम है और क्या किसको अध्यक्ष बताया वो मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का सेव द मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आंसर होगा रोहित राजपाल। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए अभी भारतीय डेविस कप टीम के जो कप्तान है रोहित राजपाल, उनको भारतीय दल का सेव द मिशन बनाया है। अच्छा, इनके अलावा डेप्यूटी सेव द मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि बेंगानिन को। वे रोहित राजपाल की सहायता करेंगे। सेव द मिशन क्या होता है? तो किसी भी खेल प्रतियोगिता में पूरे देश के दल का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे सेव द मिशन कहते हैं। इसका काम होता है खिलाड़ियों और कोच और अधिकारियों के बीच तालमेल बनाना, यात्रा, रहने और अन्य व्यवस्थाओं को संभालना। और आपको बताया अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे ये अभी जुलाई और अगस्त में होंगे। कहाँ पर होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अब आप मुझे बताओ 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये तो आपको बताया भारत होस्ट करेगा, भारत में ये कहाँ पर होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखेंगे, नियुक्ति वाला प्रश्न है। तो नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स हम रिवाइज करेंगे। तो देखो फिर अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया इनका 1 साल। भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया कृष्ण स्वामीनाथन को। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बने बीजेपी के। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने तीसरे नंबर के एनएस राजा सुब्रमणी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने टीवी के पार्टी से हैं, इनकी पार्टी का नाम याद रखना, तमिलगा वेट्री कजिकम। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष बने आर मुकुंदन। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने सहदेव यादव। सीबीआई के डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, मतलब कार्यकाल इनका भी बढ़ाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। यूआईडीएआई के नए सीईओ सौरभ विजय। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुणवीर सिंह। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग, इनका भी कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम, इनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की। इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा यहाँ पे आकाश गंगाओं के शहर से। तो अभी मणिपुर के एक वैज्ञानिक है डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम। इन्होंने ब्रह्मांड में बहुत पुरानी आकाश गंगाओं का एक बड़ा समूह खोजा है जिसे लोकटक प्रोटोक्लस्टर कहा गया है। तो क्या खोजा? तो अभी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 12.6 अरब साल पुरानी कई आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह खोजा है। ये समूह भविष्य में एक बहुत बड़ी गैलेक्सी क्लस्टर यानी कि आकाश गंगाओं का शहर में बदल सकता है, इसीलिए इसे प्रोटो क्लस्टर कहा गया। और प्रोटो क्लस्टर के आगे एक नाम लगाया लोकटक। लोकटक नाम क्यों रखा गया? तो मणिपुर के आपको पता है एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, और उसमें क्या तैरते हैं, छोटे छोटे द्वीप तैरते हुए पाए जाते हैं जिन्हें वहाँ की लोकल भाषा में फुंडिस कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इस प्रोटो क्लस्टर में भी आकाश गंगाओं के 4 घने समूह आपस में जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप हैं, फुंडिस हैं, उसी तरह से जुड़े हुए हैं। और इसी समानता के कारण इसका नाम लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा गया है। दूसरा कारण ये भी आप समझ सकते हो कि वैज्ञानिकों के जो लीडर थे जिनके नेतृत्व में ये सब खोज की गई है,
वो कौन थे? डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम। वो बिलोंग करते हैं मणिपुर से ही, और मणिपुर में ही है ये लोकटक झील, तो इसलिए भी इसका नाम ये लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा। दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। अब कहा जा रहा है ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कैसी बनी। ये ब्रह्मांड के विकास यानी कि एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में सहायक होगी। ये भारत के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इस खोज का नेतृत्व एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया है। मैंने नाम बताया उनका, रोनाल्डो लेशराम। और यहाँ पे वैज्ञानिकों ने दो बहुत शक्तिशाली जो दूरबीन है उनका उपयोग किया। एक है सुबारू टेलीस्कोप और दूसरा है अमेरिका का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अच्छा, लोकटक झील के बारे में दो बातें याद रखेंगे। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और दुनिया का जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो इसी झील पर आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ, ये शायद जानकारी आपको शायद होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, कि ये तो बताया आपको रामसर साइट्स है ना, जो दलदली भूमि हो जाती है उनके संरक्षण के लिए उनको रामसर सूची में हम डालते हैं, वो रामसर साइट कहलाती है। क्यों? उनके संरक्षण के लिए। लेकिन अगर उसकी हालत बहुत खराब है, मतलब उसको एक विशेष संरक्षण की ज़रूरत है, तो ऐसी रामसर साइट्स को हम एक अलग से लिस्ट में, एक अलग से स्पेशल सूची में डालते हैं, यूँ समझो, और उसको कहा जाता है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। और आपको बता दो, अभी वर्तमान में भारत के केवल 2 ही स्थल इस रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, और एक ये मणिपुर की लोकटक झील। वैसे ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो, इससे पहले उड़ीसा के चिल्का लेक को भी इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन जब उसकी स्थिति में सुधार हो गया तो फिर उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए नया पॉइंट होगा, इसको भी ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई को। तो हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को ये समझाना कि पीरियड्स एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, और इस दौरान साफ सफाई यानी कि हाइजीन रखना बहुत जरूरी हो। अच्छा, 28 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि मई जो कि एक 5वां महीना होता है, पीरियड्स औसतन 5 दिन तक चलते हैं, और 28 तारीख मतलब महिलाओं का मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का माना जाता है, इसीलिए 28 तारीख चुनी गई है और 5वां महीना चुना गया है। ठीक है, और एक और डे याद रख सकते हो आप इसी तारीख को, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस भी मनाते हैं। तो 28 मई के ये 2 दिवस हो गए। क्या आपको मई के सारे दिवस एक बार फिर से रिवाइज कराएं क्या? चलो कर ही लो। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले मंगलवार को था, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। बाकी 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी था, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे, 25 मई को एक तो विश्व फुटबॉल दिवस और विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया। तो ये भैया मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में शतरंज में लक्ष्मी नायर ने वुमेन्स इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो पूरा नाम है स्वरा लक्ष्मी नायर, बंगलुरु की अभी ये पहली और कर्नाटक की बोलोगे तो दूसरी महिला बन गई है जिन्होंने अभी वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है, क्योंकि इससे पहले ईशा शर्मा 2019 में कर्नाटक की पहली महिला वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीतने वाली बनी थी। ठीक है, तो इतना सा ये प्रश्न था, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, और आपको बताइए इनके पीडीएफ और इनकी प्रैक्टिस के लिए जो क्विज है, जो मॉक टेस्ट है, वो आपको मिल जाता है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य नाम से एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया भारतीय सेना ने। फिर पूछा पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 ये होगी अभी अहमदाबाद में।
फिर पूछा एक उपन्यास है बाजार, इसके लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा। फिर पूछा संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसदों को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 12। और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया 25 मई को। फिर पूछा भारत का पहला राष्ट्र एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर पूछा प्रधानमंत्री अजय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अभी वरुण अभ्यास हुआ भारत और किस देश के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। फिर पूछा कि अभी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 3.37 गीगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर शुरू की? तो गुजरात के खावड़ा में। फिर पूछा था मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है ताइवान, भारत को पछाड़ करके। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अभी भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमो ट्रेन अभी ये शुरू हुई। तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।